अपनी ही खबरों का खंडन करते हैं। दिन भर वही खबरें चलती हैं और फिर इसके बाद वो दिखाते हैं कि नहीं ये तो जो है फर्जी खबरें थी। तो खैर मैं चंद्रप्रकाश जी आपके पास आता हूँ। पहले मैं मनोज जी के पास आऊंगा। मनोज वर्मा जी, जैसे कि अभी बात की है अपने दिनेश जी ने और कुछ बातें रखी हैं, आपने एनयूजे की तरफ से फर्जी खबरों पे एक रिपोर्ट जारी की है अभी, तो हम लोग उस फर्जी खबरों के बारे में जानना चाहेंगे और इसके बाद फिर हम आपसे और बात करते हैं उस रिपोर्ट में क्या है और थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, करीब महीना भर पहले ये रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार की थी और जब से कोरोना का संकट देश में शुरू हुआ, मार्च से लेकर अप्रैल मई के बीच हमने एक सर्वे किया अपनी तमाम राज्य इकाइयों के साथ मिलकर, और जो तथ्य उभर के सामने इस रिपोर्ट में आए वो इस चीज को साबित करते हैं कि देश में फेक न्यूज के जरिए इस महामारी के दौरान भी लोगों ने अपना खेल खेलने का, इंसानियत के साथ, मानवता के साथ जिस तरह का खेल खेला, मैं कहूंगा फेक खबरों के नाम पर महापाप किया है समाज के साथ, मानवता के साथ। मैं अनिल जी आपको बताना चाहता हूं, करीब 3000 डोमेन रजिस्टर किए गए भारत में कोरोना के नाम से। ये डोमेन अपनी वेबसाइट शुरू करने के लिए जरूरी होता है और 3000 ऐसे वेबसाइट कोरोना के नाम पर ही उनके आगे पीछे कुछ और नाम जोड़ के रजिस्टर किए गए, उसके नाम से तमाम तरह की फेक न्यूज देश में चलाई गई। मनोज जी, कोरोना के नाम से या कोरोना काल में? कोरोना के नाम से ही। कोरोना का नाम उसका मुख्य रूप से था, यही चौंकाने वाली बात है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोमेन कैसे लिए जाते हैं, यहाँ पर सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबको मालूम है, क्योंकि देश में इस प्रकार की कोई नियमावली नहीं है कि इन डोमेन को लेने पर हम कोई रोक टोक कर सकें। ये कहां से मिलते हैं, विदेश की कौन सी एजेंसी है, कौन सी संस्था है, वो ये सब देने का काम करती हैं। ये सर्वर कहीं और है, डोमेन कहीं और से मिलता है, और कंटेंट का काम यहाँ पर जो फेक न्यूज का कारोबार करते हैं वो अपना गेम खेलते हैं। इसलिए एक सबसे बड़ा फैक्ट जो भर के आया था वो ये 3000 लगभग, ये मैं महीने भर पहले का बता रहा हूं आपको, हो सकता है और बढ़ गई हो। तो ये कौन लोग कर रहे थे? इसमें दवा का कारोबार करने वाले लोग भी थे जो खबरों के न्यूज के नाम पर खेल खेल रहे थे अपना। इसमें पत्रकार भी शामिल थे जो फेक न्यूज बनाकर एक तरह से सरकार को, समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह के लोग भी थे। इसलिए भारत सरकार ने अपनी फैक्ट न्यूज, जो उनकी पीआईबी के जरिए उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया कि भाई असलियत खबर ये है, जो फेक न्यूज के रूप में बताई जा रही है वो ये नहीं है। बाकायदा भारत सरकार ने पीआईबी के जरिए एक अभियान शुरू इस मामले में किया। तमाम जो मुख्य धारा के अखबार हैं, टीवी चैनल है, उन्होंने भी तमाम तरह के तथ्य सामने रखे। लेकिन अनिल जी, सोशल मीडिया, मैं खास तौर से कहूंगा, मैं सोशल मीडिया का खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सोशल मीडिया में एक बड़ा वर्ग फेक न्यूज को फैलाने का काम कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर में जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें ये बात उभर कर आई है। जब आप 25 शब्दों के आधार पर, 20 शब्दों के आधार पर किसी ने कोई एक सवाल उछाला और रात की डिबेट उस पर तय होगी बिना किसी तथ्य के, बिना किसी फैक्ट के, तो फेक न्यूज तो फैलेगी ही। चिंता का विषय ये है, पहले हम लोग शोध करते थे, खबरों पर तथ्यों को जुटाते थे, लेकिन अब बिना तथ्यों के, बिना किसी अनुसंधान के, सिर्फ 20 शब्दों के आधार पर एक कोई नेता ट्वीट करता है, उसके आधार पर रात की डिबेट तय हो जाती है। ये गंभीर सवाल है। इसी प्रकार कोरोना की महामारी में भी ये सारा खेल खेला गया। तो ये सारी बातें उभर के जो सामने आई वो एनयूजे की रिपोर्ट में आई थी। सोनाली मिश्रा ने एक सवाल किया है कि बहुत सारे जो बड़े पत्रकार हैं उन्होंने पिछले 6 सालों में निराश किया है और तथ्यों की जगह जो है वो फेक न्यूज को प्रसारित करने में ज्यादा उनका महत्वपूर्ण रोल रहा। और बहुत सारे लोग अपना फेसबुक चैनल चलाते हैं, फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहते हैं या यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उनके जरिए वो फर्जी खबरें फैलाते हैं। और खास करके उनका कहना था कि जो ये पलायन हुआ है मजदूरों में, उनकी बड़ी भूमिका रही है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? जी देखिए, जहां तक अनिल सोनाली जी का सवाल है कि तमाम ऐसे पत्रकार जिन्होंने इस तरह के अपने यूट्यूब चैनल भी खोल रखे हैं और उससे वो फेक न्यूज चलाने का धंधा करते हैं, तो ये कुछ चीजें रोजी रोटी से भी जुड़ी हैं। बेरोजगारी भी बहुत है, यूट्यूब चैनल चलाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, तथ्यपरक पत्रकारिता, जवाबदेही वाली पत्रकारिता, वो बहुत जरूरी है अनिल जी। मजदूरों के पलायन का मुद्दा जिस तरह आया, मुझे अच्छी तरह याद है, तथ्यों की जगह
इस बात को बताने की जगह मीडिया के बड़े सेक्शन ने, कुछ लोगों ने ये कोशिश की कि वो कैसे, किसने उनको भागने के लिए या दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर किया। सोशल मीडिया पे हमने देखा इस तरह के वीडियो वायरल हुए कि बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप दिल्ली से चले जाइए, आनंद विहार पर बसें लगा दी गई हैं, आपको आपके घर तक छोड़ा जाएगा। इस तरह के दिल्ली में अनाउंसमेंट कराए गए, लेकिन इसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस तरह नहीं दिखाया जिस तरह सोशल मीडिया ने पेश किया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कभी अपनी जवाबदेही से बचता है, एक एजेंडा पत्रकारिता में उलझता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक आपने बात कही नियमों की, क्या जो फेक न्यूज करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान है या नहीं है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये गलती हमारे अपने पेशे की भी है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैं चूक कहूंगा सरकार के स्तर पर भी है। सरकार ने भी कई जगह नियमों पर मैं कहूंगा निगरानी नहीं की है और ना कुछ नियम बनाए हैं। देश में डिजिटल मीडिया का काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई उसके लिए गाइडलाइन इस प्रकार की तय नहीं की गई है। मैंने जैसा शुरू में कहा कि डोमेन कहीं है, सर्वर कहीं है, कंटेंट कहीं से पढ़ रहा है, चला कोई रहा है, इस पर रोक लगने की जरूरत है। इसके लिए कोई नियम बनने की जरूरत है। पहला प्रेस आयोग बना 50 के आजादी के तुरंत बाद बना, 60 के दशक में बना, लेकिन उसके बाद दूसरा आयोग वो मेन स्ट्रीम मीडिया से उसका ज्यादा सरोकार नहीं था, सरकारी मीडिया से उसका सरोकार था, बॉलीवुड से उसका सरोकार था। उसके बाद से लेकर पिछले 40-45 सालों में कोई तीसरा प्रेस आयोग बनाने की कभी कोशिश नहीं हुई। तमाम बार इसके लिए मांग की गई कि सरकार एक तीसरा प्रेस आयोग बनाए, क्योंकि 80 के दशक के बाद से मीडिया का काफी विस्तार हुआ है, संचार की नई नई टेक्नोलॉजी सामने आई है और इस टेक्नोलॉजी के जरिए जिस तरह की छेड़छाड़ की जा रही है फेक न्यूज के नाम पर, फोटोशॉप के जरिए जिस तरह की छेड़छाड़ हो रही है, वो एक बड़ा खतरा लोकतंत्र के लिए और मीडिया के लिए बन रहा है। दो बातें यहां कहूंगा। अभिव्यक्ति की आजादी की बात बहुत कही जाती है। मीडिया के लिए अभिव्यक्ति की आजादी उसी प्रकार संविधान में है 19(1) के तहत जैसे आम आदमी को अधिकार है। मीडिया उसी तरह स्वतंत्र है जैसे आम आदमी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। अक्सर कहा जाता है सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है। 19(2) संविधान में धारा है जिसके तहत आपात स्थिति में कार्रवाई या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत धारा 54 के तहत ऐसे लोग जो कोरोना के काल के समय भी छेड़छाड़ करते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ पत्रकार ऐसे हैं, सो कॉल्ड पत्रकार ऐसे हैं, बड़े पत्रकार कुछ ऐसे हैं जो फेक न्यूज का कारोबार भी करते हैं और जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है कानूनी, तब वो मीडिया की अभिव्यक्ति की, मीडिया की स्वतंत्रता का सवाल उठाते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता फेक न्यूज फैलाने के लिए नहीं है, मीडिया की स्वतंत्रता लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं है, मीडिया की स्वतंत्रता देश को खंडित करने के लिए नहीं है। ये सवाल वो सवाल है जिसपे हम सब पत्रकारों को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी पाठक हो, दर्शक हो, वो पत्रकार पर भरोसा करता है। इसलिए पत्रकार चाहे कोई भी हो, उसे तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मेरा यह मानना है इसमें। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं एक बात और बता दूं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट के लिए एक बॉडी बनाई गई, लेकिन इस तरह से कोई बॉडी टीवी के लिए होगी तो होगी, उसमें कितने लोग, कैसे लोग हैं, चंद्र प्रकाश जी मुझसे बेहतर जानते हैं। डिजिटल मीडिया के लिए कोई बॉडी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम नियम सरकार बनाए और जवाबदेही की जब भी बात आती है तो पत्रकारों का एक ग्रुप, बड़े पत्रकार, कुछ और छोटे मोटे संगठन उसका विरोध करते हैं कि सरकार जवाबदेही तय कैसे करेगी। अनिल जी, हम अपनी जवाबदेही तय करेंगे नहीं, सरकार को कुछ करने नहीं देंगे, तो क्या फेक न्यूज का कारोबार इस देश में ऐसे ही चलेगा? सवाल सबसे बड़ा ये है। मनोज जी, अंतिम टिप्पणी कोई आपकी? देखिए, मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र के लिए जरूरी ये है कि हम पत्रकार, वो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया के हों या सोशल मीडिया पे लिख रहे हों, किसी भी उस प्लेटफॉर्म पे हों, हमारी जवाबदेही पाठक के प्रति है, दर्शक के प्रति है, जनता के प्रति है और इस देश के संविधान के प्रति भी है। कोई पत्रकार इस देश के संविधान से, इस देश से ऊपर नहीं। और दूसरी बात, आईना दिखाने का काम, हम कह सकते हैं फलानी सरकार ऐसी है, फलानी सरकार ऐसी है, फलाना नेता ऐसा है। इस देश की न्यायपालिका बार बार अगर ये बात कह रही है
कि इस देश में पत्रकार दहशत फैलाने का काम ना करें। ये बात अभी न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अब हाल ही में कही है, जब कोरोना के समय में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये टिप्पणी की, न्यायाधीश ने ये टिप्पणी की कि पत्रकार सूचना दें, सूचना के नाम पर दहशत ना फैलाएं। अगर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ये बात कह रही है और देश में चौतरफा ये बात फेक न्यूज को लेकर उठ रही है, ये समस्या केवल भारत की नहीं है, दुनिया भर की है। लेकिन हमें चिंता अपने देश की है, अपने समाज की, क्योंकि समाज से ही एक पत्रकार का सरोकार होना चाहिए। इसलिए जब हम तथ्यों पे आधारित पत्रकारिता करेंगे तो ये फेक न्यूज जो लोग चलाते हैं ये अपने आप हट जाएंगे। इसलिए एक बार पुनः हम सबको फैक्ट जो जर्नलिज्म है, तथ्यों के आधार पर जो जर्नलिज्म है, उस पर जोर देना होगा। देखिए, ट्विटर एक अपने में हो सकता है, सोशल मीडिया का विरोध मैं नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए हम सबको जवाबदेही से बचना नहीं चाहिए, पाठक के प्रति अपनी जवाबदेही को मानकर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आपने कहा है कि सोशल मीडिया की अपनी सीमाएं हैं, मीडिया की अपनी सीमाएं हैं, पत्रकारों की अपनी सीमाएं हैं। उस सीमाओं में रहते हुए हम किस तरह से इस पत्रकारिता को बचाते हुए इस फेक न्यूज के कारोबार पर किस तरह से लगाम लगा सकते हैं। सक्रिय लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आपकी वजह से ही सब दोस्तों का आयोजन हमेशा सफल रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं अपनी बात खत्म करता हूँ। जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।